नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मुंबई से जुड़ गए हैं भाऊ तोरसेकर साहब। भाऊ, बहुत प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भाऊ, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? देश में कुछ बड़े स्टेप लिए जा रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने जिस तरीके से ये डेमोग्राफी चेंज को लेकर के एक हाई लेवल कमेटी बनाई है और उसमें एक पूर्व जस्टिस को चेयरमैन बनाया गया है, एक आईपीएस रिटायर्ड, एक आईएएस रिटायर्ड, होम मिनिस्ट्री के भी एक सेक्रेटरी को उसमें लिया गया है, कुछ और लोगों को शामिल किया गया है। इनसे कहा गया है कि पूरे देश में जहां जहां डेमोग्राफी चेंज की गई है या हुई है पिछले कुछ वर्षों और एक दो दशकों में, उसकी जरा पैमाइश करें। ये क्यों हुई है, इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है, और फिर उसके निदान के भी आप सुझाव दें कि क्या किया जाए और आगे से ये चीजें ना हो। ये कितना बड़ा खतरा है देश के लिए, और क्या अब जिस तरीके से लगभग नक्सलवाद को खत्म किया गया है, आतंकवाद को मिनिमाइज कर दिया गया है, तो ये एक तीसरी बड़ी समस्या है, घुसपैठ। देखो, डेमोग्राफिक चेंज जो वो सालों से होते आ रहा है, इसका कारण हमारी जो आंकड़ों की डेमोक्रेसी है, आंकड़ों का लोकतंत्र है कि आप वोटर इकट्ठा करो और उनको भिखारी बना के झुग्गी झोपड़ियों में रखो, और जिस दिन आपका चुनाव होता है उस दिन उनको ठप्पा मारने के लिए ले जाओ, या भाड़े के तौर पर उनको किसी रैली में ले जाओ। ये जो बन गया था, अब उसको आप लीगली तरीके से रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो फिर कोर्ट में तारीख होगी, फिर कोर्ट में चार्जेस फ्रेम हो गए उसमें, यानी अजमल कसाब मुंबई में 200 लोगों को दनादन गोली चलाकर मार सकता है, लेकिन वो सब दुनिया ने देखा है। फिर भी हमारी जुडिशरी में उसको 8 साल कन्विंस होने में लगते हैं कि ये 18 साल से बड़ा है कि नहीं, ये पाकिस्तानी है कि नहीं। तो एक तरीके से हमने ही कानून को लंगड़ा बना रखा है, हमने ही जुडिशरी को लंगड़ा बना रखा है। तो उससे कोई और रास्ते निकालने पड़ेंगे ना, कि कानून के आधार से ही कानून तोड़ने के लिए बहुत सहूलियत है, लेकिन आप कानून से जीना चाहते हो तो बिल्कुल मुश्किल है। हमारे देश में एक अजीब ऐसी चीज हो गई है, अब ये सब कोर्ट में जाकर बोलेंगे कि कोर्ट कैसे गलत है, और कोर्ट को ही मानना पड़ेगा। एक तरीके से आपके मन में एक अपराध भावना जगाए और उसके दम पर ये सब चलता रहता है। तो अब देखो, ये जब बंगाल में उसने शुभेंदु अधिकारी ने तय किया कि क्या उसको डिटेक्ट करो, डिलीट करो और डिपोर्ट करो, और जिससे जिधर आसपास मिलेंगे उनको कोई छावनी में जाकर रखो, और 30 दिन के बाद अगर उसके पास कुछ नहीं मिलेगा तो उसको बीएसएफ के हवाले करो, बीएसएफ जो आगे करना है करेगी। तो डर के मारे दौड़ दौड़ कर भागने लगे। अभी किसको कोर्ट में जाना नहीं है कि भाई नहीं नहीं, मैं मुझे एसआर में मेरा नाम आना चाहिए, मुझे वोटर लिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए। ऐसे सब लोग भाग रहे, क्योंकि कानून का डर होना चाहिए। कानून का मजाक उड़ाने का मतलब डेमोक्रेसी नहीं होती। हमने पिछले 70-75 साल में एक बात बना के रखे, कानून का मतलब मजाक हो गया। यानी आप किसी पशु संग्रहालय में जाओ तो वो पिंजरे में बंद हुआ शेर होता है, बाघ होता है, बच्चे उसको थोड़ा थोड़ा उठाकर कंकड़ मारते। तो शेर तो है शेर, लेकिन वो पिंजरे में बंद करके रखा है, वो अपने पंजे का इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने दांत का इस्तेमाल नहीं करेगा। डेमोक्रेसी के नाम पर हमने कानून का मजाक उड़ाया है, और इसलिए ये जो डेमोक्रेसी बदली है, मैं देख रहा हूं पिछले 8-10 दिन से अलग अलग, केरल से कोई भागकर बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर पहुंच गया। क्यों भाई, क्यों भाग गया? क्योंकि एक बात हो गई है कि कानून लोग हाथ में लेने लगे। बंगाल में जब से ये सब शुभेंदु अधिकारी आया, लोग पकड़ पकड़ कर ढूंढ ढूंढ कर बांग्लादेशियों को पुलिस के हवाले कर रहे।
तो आज तक क्या तुम कौन होता है, तुमको अधिकार किसने दिया? कौन राष्ट्रवादी है, कौन जिहादी है, ये ओमकार चौधरी कैसे तय करेगा? ये पूछने वाले यहाँ के जो तो बोगस डुप्लीकेट जिहादी है ना, सेक्युलरिज्म का मतलब एक तरीके से गजवा इन मूवमेंट हो गई। तो मैं मानता हूं कि सबसे पहले अगर बंदोबस्त करना है हम जैसे लोगों को, तो हमको सेक्युलर कहने वाले, मुखौटा लगाने वाले के खिलाफ मुहिम छेड़नी पड़ेगी, तो सरकार के लिए हम बहुत सारी मदद कर सकते हैं। अब मैं आज देख रहा था एक वो आज तक रेडियो करके है, उसमें वो बंगाल के चुनाव के नतीजे आने के बाद आरएसएस कितने साल से काम कर रही थी, ये कर रही थी। अरे 4 मई के पहले क्यों नहीं बोल रहे थे तुम? तो खबरें छुपाने वाले ही मीडिया बन गए, पत्रकार बन गए, तो ये सब होने वाला है। तो इसको जड़ से उखाड़ना जरूरी है। जिस ढंग से नेपाल से लेकर तेलंगाना तक पहुंचा हुआ नक्सल कॉरिडोर था, वो बिना चर्चा किए एक एक करके खत्म कर दिया। दूसरी बात, मैंने जो मेरे पास जो खबर आई है कि नेपाल की बॉर्डर के पास बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए, उन्होंने जो कुछ किया है, मॉल बनाए, दुकान बनाए, तो जिसने उस बैंक ने उसको कर्जा दिया उसको तक उठाना शुरू हो गया। तो ये होना चाहिए। कानून की दहशत जब तक नहीं है, कानून का डर नहीं है, तो कोई भी उठकर एक फालतू चीज भी, कुत्ता भी उठकर आपको काटेगा, आप शेर होने से कुछ मतलब नहीं रहता। शेर को शेर रहना है तो कानून को कानून रहना पड़ेगा, और कानून का मतलब सख्ती होती है, सख्ती होती है ना। अब जो जिस ढंग से परसों सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन, एसआईआर बिल्कुल सही निकला है, बिल्कुल सही निकला है। अब आपको एक बात समझा, तो आप ये बाकी के चीज में जा रहे हो ना, एक बात सोचो कि अगर सीएए आराम से हो जाता तो एसआईआर नहीं होता। ममता दीदी ने जो बोल दिया कि बंगाल में सीएए नहीं लाएंगे, मत लो भाई, तो उसका बाप एसआईआर लाया गया। अब बात यह है कि फिर कपिल सिब्बल वगैरह पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार किसने दिया है? कोर्ट बोला बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग यही तय करेगा कि भाई तुम्हारी उम्र 18 साल है कि नहीं, और तुम नागरिक हो कि नहीं। अगर नागरिक हो तो उसका सबूत दे दो, अगर नागरिक नहीं हो तो कार्रवाई चुनाव आयोग नहीं करेगा, चुनाव आयोग होम मिनिस्ट्री को सप्लाई करेगा, होम मिनिस्ट्री काम करेगी। तो एसआईआर एक तरीके से इनकी जड़ पर आघात हो गया। ममता दीदी की वो गलती थी। लेकिन एक बात होती है कि सामने वाला कितना भी आपका दुश्मन हो वो आपसे कोऑपरेट भी करता है, वो समझना जरूरी होता है। ममता ने एसआईआर का अपोज किया, बहुत बढ़िया काम किया। अब एक बात सोच लो, आप सिचुएशन सोच लो कि एसआईआर जो चल रहा था उसके लिए चुनाव आयोग के खुद के कोई कर्मचारी नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, उनको लोकल गवर्नमेंट से उठाने पड़ते। अगर वही ममता दे देती, ममता ने बोला नहीं नहीं हमारे पास नहीं है, हमारे लोग ये काम नहीं करेंगे, तो बोले सेंट्रल गवर्नमेंट के ले लो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं चाहिए, चलते चलते वो जुडिशियल ऑफिसर्स तक आ गया और लटक गई ममता। अगर वो नहीं करती तो उनको धांधली करनी थी, तो अपने बंगाल के स्टेट के कर्मचारी है उनसे कर ले सकती थी, लेकिन उनको तो लड़ना था, तो लड़ने में भूल गई कि स्ट्रेटेजी जरूरी होती, और वही फंस गए। तो ये तरीका है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी जो है वो अपने तरीके से काम कर दे, सामने आपको दिखाई देगा ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या निकलेगा, उससे कुछ होगा कि नहीं, यानी वो शुरू भी ना करे उसके पहले हम ही लोग उन पर शक करते। तो इससे निकलना पड़ेगा। उनकी आइडिया क्लियर है कि डेमोग्राफी चेंज हो गई, तो क्यों हो गई है भाई, क्यों डेमोग्राफी चेंज हो गई? अचानक से यहाँ 20% या 12% कोई मुस्लिम थे और आज अचानक 24% हो गए। 20 साल में दुगना पॉपुलेशन कैसे हो गया, उसका खुलासा उधर के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा, और ये धागे खुलते जाएगा। देरी से काम होगा कोई बात नहीं, लेकिन शुरू तो होगा ना, शुरू तो होगा। और इसलिए ये उन्होंने एक बोला है कि ये क्यों हो गई, ये आइडेंटिफाई करो। अब बॉर्डर की, कल मैं
किसी प्रोग्राम में अश्विनी उपाध्याय का सुन रहा था, वो तो उस पर आईपीएल लगाकर पीआईएल लगाकर लड़ रहे, तो उन्होंने बढ़िया बताया, आप बॉर्डर के लेवल पर जाओ, राजस्थान गुजरात की बॉर्डर पे गांव गांव है, वहां ये पॉपुलेशन बढ़ी है मुस्लिमों की, तो अचानक कैसे बढ़ गई? तो ये जो है ना, आपको डायग्नोसिस सही करना पड़ता है, डायग्नोसिस सही करना पड़ता है। इसका कारण एक बात समझ लो कि टूलकिट जो चल रहा है वो पूरा मीडिया में और इंटेलेक्चुअल लेवल पर चल रहा है। उन्होंने हमारे देश के जो दुश्मन है, उन्होंने इस देश का इंटेलिजेंसिया हायर किया है, वो गजवाए हिंद चला रहे, वो फिदायीन बन गए। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, अभी अभी जो आज तक के बारे में बोला मैंने, आज तक रेडियो, तो अबे 4 मई के पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? अब बोल रहे कि वो तो 2011 से उनका आरएसएस का ये प्रोजेक्ट था, फिर ये हो गया, फिर प्रचारक इस ढंग से काम करते, गांव गांव जाते थे। 4 मई के पहले नहीं बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, का छुपा रहे थे। ममता दीदी के पास केडर है, बीजेपी के पास केडर नहीं, तो आज अचानक आपको 3 महीने, 10 महीने, 2 साल पहले जो आरएसएस वाला दिखाई दे रहा था, आज याद आ रहा है। जब चुनाव चल रहा था बंगाल का, तब ये मालूम था लेकिन छुपा रहे थे। तो आप समझो ये किसके एजेंट है? तो ऐसे लोगों को अलग रखकर जड़ तक जाना जरूरी, और जड़ तक जाओगे तो जड़ से ये मामला, ये समस्या उखाड़ना पॉसिबल होता है। 3 स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुला रहे हैं अमित शाह, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल, और ये 3 स्टेट जो हैं, यहाँ सबसे ज्यादा घुसपैठ हुई है, हो रही है। और एक आदेश और दिया है अमित शाह ने कि सरहद के 15-15 किलोमीटर अंदर तक जहां जहां अवैध निर्माण पाए जाएं, उन सबको गिरा दो। तो ये जो आपने अभी कहा, तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है देश को निरोग करने, और जो एक बड़ी साजिश, भाऊ जब पीएफआई को बैन किया गया था तो बिहार में भी कई जगहों पर छापे पड़े थे, वहां कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और उन दस्तावेजों से ये पता लगा पीएफआई के कि ये 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। तो क्या मोदी और शाह ने, उनकी सरकार ने अब इनकी जड़ों पर प्रहार करने का और इनको नेस्तनाबूद करने का, इनके इरादों को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है? बिल्कुल उठा लिया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करने देंगे, ना करेंगे। इसका कारण आपको एक चुटकुला बताता हूं। एक मंदबुद्धि बच्ची थी, लड़की थी, उसकी शादी तो करनी है। अब लड़के वालों को बोल नहीं सकते ये मंदबुद्धि है, तो ये तय किया था मेहमान लड़की देखने आएंगे तो लड़की को बोलने नहीं देना है, उसके कुछ करने नहीं देना है। भैया चाय लेके आ जाओ, चाय बिस्कुट, और पैर छू के बैठ जाओ, बात नहीं करना, ये तय हुआ था। हाँ, तो चाय लेकर सब कुछ हो गया, चाय लेकर आ गई और बाप नहीं पूछा, अरे बिस्किट नहीं लाई? तो बोली नहीं, मेहमान तो चाय में डुबो कर पिएंगे ना, इसलिए चाय में डुबो कर ही लाई। तो काम कैसे बिगड़ा? बच्ची को बोलने की जरूरत नहीं थी, ये बाप ही भूल गया और बाप ने ही सत्यानाश कर दिया। तो कुछ बातें ऐसी होती कि जो बोली नहीं जाती, की जाती है। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है उस पर चर्चा दुश्मनों के काम आती है, नुकसानदेह होती है, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ हमारी जुडिशियरी है। अब देखो, केजरीवाल के केस में बिना सुने ही उसको रिहा कर देते हैं। ऐसे जुडिशियरी से हमको निकलकर कानून काम करना है। तो हमारे बाहर के दुश्मन आसान है समझना, अंदर के दुश्मन से बच के कैसे रहेंगे ये समझो। और इसलिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ी भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि पता नहीं कि हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में कितने दुश्मन बैठे हैं। ये बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत कुछ हो रहा है,
किया जा रहा है लेकिन चर्चा नहीं होगी। अभी जो मैंने आपको नेपाल बॉर्डर के पास बहुत बड़ा बाढ़ काम वगैरह तोड़ काम हो गया, तो उसकी चर्चा तक नहीं है। क्यों चर्चा नहीं है? क्योंकि होती तो पहले कोर्ट में जाते, फिर लटको। अब जो हमारे बांद्रा में, मुंबई में हुआ है, मालूम है 30 साल से कोर्ट का मामला चल रहा है, 30 साल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिना बताए होता, बिना चर्चा के होता तो आसान हो जाता। इसलिए जो कुछ करना है, इसलिए मैं अमित शाह को अगर मानता हूं, इसलिए कि उनको मालूम है कि जो प्रतिकूल परिस्थिति अंदर है उससे निकलकर अगर काम करना है, तो बड़ा कुछ करना है, तो शांति से रहो, लोगों का ध्यान भटकाओ और करो। ध्यान भटकाना जरूरी होता है। उसको युद्ध भूमि में उसको कैमोफ्लेज बोलते। रोमेल नाम का हिटलर का एक जनरल था, उसका ये तरीका था। वो झूठे मूठे ऐसे कुछ गांव बनाता था और अमेरिकन फौज वगैरह आकर वहां बमबारी करती थी, वहां तो रेगिस्तान होता था। तो ये युद्ध का तरीका होता है। इसलिए जो कुछ अमित शाह वगैरह करते होंगे, उन्होंने कुछ कमेटी बनाई है, तो मुझे लगता है वो भी उल्लू बनाने का तरीका है। असलियत में काम अलग होगा। लेकिन देखो, जाओ झगड़ने के लिए ये जगह है, जाओ उनके पास एप्लीकेशन लेके जाओ, उनके खिलाफ कोर्ट में जाओ, तो वो कोर्ट में उलझे रहेंगे। ताकि बाकी जो काम करने हैं उनको अगर उसमें उलझा रखो। अब देखो, एसआईआर में ममता दीदी इतनी उलझी रही कि जो करना था वो कर लिया, लेकिन उनको पता नहीं था कि 3.5 लाख या 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस आ जाएंगे। वोटिंग के समय पुलिस को, लोकल पुलिस को अंदर भी नहीं आने दिया जाएगा। इसकी चर्चा तो नहीं हुई थी ना, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हुआ। हम चर्चा करते रहे, आप और हम जैसे लोग, कि नहीं 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 नहीं, नहीं, प्रेसिडेंट रूल के बिना चुनाव हो ही नहीं सकता। लेकिन वो कहां से निकल गए हमको पता नहीं चला। प्रैक्टिकली राष्ट्रपति शासन लगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली तो काम उसी तरीके से हुआ। बिल्कुल। इसलिए जो कुछ करते हैं अमित शाह का या नरेंद्र मोदी का जो तरीका मैं मानता हूं, वो ये है कि अपने लोगों को भी भटका के रखो, वरना ये उत्साह में कुछ बोल देंगे। मैंने आपको बोला था ना कि मैंने मेरे अंदाज से जो चिकन नेक के बारे में बोला था, मुझे मेल आ गई, अभी मत बोलो इस पर। तो हम तो उतावले होकर, एक्साइटेड होकर कुछ बोलते हैं, लेकिन उसका दुश्मन को फायदा हो सकता है। तो ये जो चल रहा है पूरी बॉर्डर पर, और दूसरी तरफ एक और बड़ा काम चल रहा है जिसकी चर्चा अभी कहीं नहीं है। मेरे 2-3 बार मैंने बोलते हुए कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट को बड़ी ताकत देने की कोशिश हो रही है। तुम इस्लाम ही छोड़ दो, इस्लाम ही छोड़ दो, तो वो एक तरीके से हमारी टूलकिट बनकर वहां काम कर सकते हैं। लेकिन इस पर चर्चा की तो वो पहला आकर उनका गला दबोचेंगे। तो इसलिए जो कुछ है, मुझे लगता है कि ये जो आपने कमेटी वगैरह बोली ना, वो दिखावा ज्यादा होगा, उस पर निर्भर नहीं होंगे। एक्चुअली जो कानून आपके पास है, जो अधिकार आपके पास है, उस अधिकार का इस्तेमाल करके भी कुछ काम हो सकते। अब देखो, मुंबई में बांद्रा तो साफ हो गया, लेकिन ऐसी बहुत सारी बस्तियां हैं। अब ये और एक होगा कि एक घुसपैठिया आया है और उसको रहने की किसी ने जगह दी है, किसी ने नौकरी दी है, तो भैया तू नौकरी, उसके डॉक्यूमेंट बिना तब जांच करके कैसे दे दी, इसको भी उसमें लटका दो। कानून ऐसे आहिस्ता आहिस्ता रूल ढूंढ कर निकाले गए कि जो बिना पुलिस इंक्वायरी के किसी को भी काम पर रख रहा है, और अगर वो रोहिंग्या व बांग्लादेशी निकलता है, उसको रहने के लिए छप्पर दे रहा है, इसको भी डालो अंदर, रोहिंग्या हो या इंडियन हो। तो ये शुरू हो रहा है, और अपने अपने तरीके से जो रूल्स आज भी है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका उपयोग शुरू हो गया। तो मुझे तो प्रैक्टिकली लगता है ये जो आप कमेटी बोल रहे हो ना, उससे कुछ होने वाला नहीं। हाँ, वो जो झूठी मूठी लड़ाई होती है उसके लिए लड़ने वाले के लिए खिलौना झुंझुना दे दिया है, ऐसे मैं मानता हूं। बिल्कुल सही आपका आकलन है भाऊ। अभी तक असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, त्रिपुरा में थी, पश्चिम बंगाल में नहीं थी।
अब पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई है। ये सब ऐसे स्टेट हैं जहां घुसपैठ और इस तरह की तमाम गतिविधियां चल रही हैं, वर्षों से चल रही हैं। डेमोग्राफी चेंज हुई है इन इलाकों की, बहुत सारे जिलों की। मुर्शिदाबाद ही देख लो आप, कूच बिहार देख लो, ये बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बिहार में भी, झारखंड में भी। झारखंड के तो 6 जिलों में 9% से बढ़कर के मुस्लिम आबादी करीब 34% हो गई है, कहीं कहीं 24% हो गई है। तो ये जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, एक बड़ा खतरा भांपते हुए ये मुहिम शुरू की गई है। और मैं शुभेंदु अधिकारी का एक बयान परसों देख रहा था, उन्होंने मीडिया में कहा है कि ये जो पकड़े जा रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या, इनको पुलिस बीएसएफ को सौंपे। अब वो हकीमपुर बॉर्डर है, वहां पर हजारों की तादाद में लोग जाकर के पड़े, क्योंकि उनकी शिनाख्त होनी है, उनकी बायोमेट्रिक वगैरह सब दस्तावेज तैयार करने हैं, तो उसमें टाइम लग रहा है। और उसके बाद अगर ठीक तरीके से वहाँ जो बांग्लादेशी बॉर्डर इनके रेंज सुरक्षाकर्मी हैं वो लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा तरीका, रात्रि अंधेरे में, बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है, वहाँ इनको वापस धकेलने का भी ऑप्शन है। और ये ओपनली चीफ मिनिस्टर का कह देना और गृह मंत्री का भी इसको इंडोर्स करना, तो ये एक सोची विचारी रणनीति है कि हमें टाइम जाया नहीं करना है, हमें अदालतों में केसों को सालों साल तक नहीं लटकाए रखना है। देखो, एक बात मैं हमेशा समझाता हूँ कि मुझे मर्डर करना है तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता, ये बात पहली समझ लो। मर्डर हो जाता है, फिर इंक्वायरी करते बैठो, मर्डर तो हो गई ना, मर्डर तो हो गई। आज पाकिस्तान में आज तक कुछ 50-52 लोगों की अज्ञात वीरों ने मर्डर कर दिए। कौन, किसने किए भाई, क्या किए? अगर लीगली उनका एक्सपेक्टेशन करो, उनको समर्पण यहां कर दो, ये झंझट कौन करता रहेगा? इससे अच्छा ही है एनकाउंटर। कहां से एनकाउंटर सिस्टम कहां से आ गई? उसको एक्स्ट्रा जुडिशियली वगैरह वगैरह बोलना वो अलग है, लेकिन तकलीफ तो हो रही है ना। तो ये होगा, उसके लिए पहली बात बाकी सारा जो ट्रैक है। और दूसरी बात मैंने बोला ना आपको कि वो जो कन्वर्ट हो गए पहले से, उसके बाप दादा परदादा परनाना वगैरह डरपोक थे, तलवार से डरकर कन्वर्ट हो गए। तो कल अगर जिंदगी की बात आ गई तो वो रिकन्वर्ट होते हैं, घर वापसी शुरू हो सकती है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्लान होते हैं, उसकी चर्चा नहीं होती, चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। हमको अगर जो अच्छा होना चाहिए ऐसा लगता है वो हो रहा है, तो हमको उसकी इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमको अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या संघ के लोग हो, उन पर विश्वास करना चाहिए कि ये हिंदुओं के खिलाफ नहीं कुछ करेंगे। आज तक हमने नेहरू, इंदिरा गांधी, कांग्रेस पर विश्वास किया, वो हमारे गले काटते गए, फिर भी विश्वास किया है। तो इन पर ये नहीं होने देता। ये बहुत सारे तरीके हैं। ये आपको लग रहा है कि रास्ते से घुमा कर, अरे बहुत सारी बातें हैं। नौका में बिठाकर खुलना नदी में डाल दिया, वापस आओगे तो गोली से मरोगे। ये सब हो रहा है, ये समझाने की जरूरत नहीं है, चर्चा होने की जरूरत नहीं। ये पीड़ा जो है खत्म होनी चाहिए। अब जिस ढंग से नक्सलाइट का मामला खत्म कर दिया, उसमें चर्चा नहीं। अभी बच्चे कौन है यूनिवर्सिटी में या किसी क्लब में वगैरह, अर्बन नक्सल बचे और वो बचेंगे। वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। वो तकलीफ देने वाली पीड़ा कीटक तो जिंदा रहते। जो कॉकरोच है वो 32 लाख करोड़ 32 लाख सालों से जिंदा है। वो मरते नहीं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते, नुकसानदेह होते, ये तो मैं मानता हूं। तो ये सब चीजें हैं, वो हमें देखने की जरूरत नहीं, हमें दिखाने की जरूरत नहीं। इसके बारे में बहुत बड़ा आपको बोल दूं कि मैंने, आपको याद होगा कि 6-7 महीने पहले से मैं एक बात बोल रहा हूँ कि बिहार के किशनगंज से लेकर मेघालय के
नीचे की जो बॉर्डर है वहां तक का इलाका वैसे तो कब्जे में ले लिया गया, इनको ढकेलेंगे तो वहां से ढकेलेंगे। तो इस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। देखो ये बात है कि उनको डिफेंड करने वाले लोग भी मैदान में नहीं आ रहे, तो हम क्यों चर्चा करें? यानी ये छुपा छुपा मामला चल रहा है, छुपा छुपा मामला चल रहा है, और वो वहीं तक नहीं रुका है। जो इन्वेस्टिगेशन होगा तो कैसे होगा कि ओमकार अगर बांग्लादेश से आए हुए हैं तो उसको छत किसने दिया, उसको रोजंदारी किसने दी, किस आधार पर दिए, उसको भी लटका दो। तो इस ढंग से जो बातें होती है ये एकेडमिक बातें नहीं होती है, एक्शन की बात होती है। बिल्कुल सही है भाऊ। असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी आ गई, सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी देर सवेर। एक और सेंसिटिव स्टेट है पंजाब, वहां से भी कई तरह की गतिविधियां चलती रहती है, सीमा पार से ड्रोन से हथियार गिराना, ड्रग्स गिराना, तमाम तरह की खुरापातें वहां चल रही हैं। फिर से उग्रवाद को जिंदा करना, धर्मांतरण बहुत बड़े पैमाने पर। आपको लगता है कि देर सवेर या 2027 में ही पंजाब को भी भारतीय जनता पार्टी साध सकती है? हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी है। मैं मानता हूं कि अगर बंगाल मुमकिन है तो पंजाब क्यों नहीं है। बंगाल अगर मुमकिन हो गया, जो 4 मई तक सबको इम्पॉसिबल लगता था, वो मुमकिन हो गया, क्योंकि हमारा हम पर ही विश्वास नहीं है, ये प्रॉब्लम होता है। मैं तो जनवरी से बोल रहा था, कितने हमारे ही लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो अंदरूनी बात है। आज सनातन की एक लहर सुनामी में बदल गई है, और वो सुनामी में बदलती है तो सबको डुबा कर लेके जाएगी, जो खड़ा रहेगा उसको आड़ा करेगी। तो पंजाब भी हो सकता है। अब पंजाब में एक बात बोला जाता है, ये तो हिंदुत्ववादी है, वो तो सिख पंथ है। तो सिख पंथ तो हिंदू से ही निकला है, सनातन से ही निकला है। सनातन को बचाने के लिए ही लड़ाकू कौन खड़ी कर दी गई, उसको तो सिख बोलते हैं। तो वो भी हो सकता है। और जिस ढंग से पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब में लाहौर के नाम बदले जा रहे हैं, और वही वो कौन उनका खाजा करके जो पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है, वो बोल रहा है मेरा नाना वगैरह, नाना का नाना या दादा का दादा कैसे मुस्लिम हो गया, वरना हम हिंदू थे, यहां तक वो आ गए हैं। तो वो जल्दी समझते। देखो एक बात होती है, दुश्मन को जल्दी समझता है, अपने वालों को समझने में देर लगती है। तो वो समझ रहे कि अब और एक मैंने सुना कि उधर चर्चा क्या हो रही है कि घोरी हमारा कैसे हो सकता है, गजनबी हमारा कैसे हो सकता है। जब अब अफगानिस्तान उन पर हमला कर रहा है तो इनको पता चला कि गजनबी या घोरी हमारे नहीं, ये तो अफगानी थे, इन्होंने हम पर अत्याचार किया है। तो ये रियलाइजेशन वगैरह शुरू हो गया, उसके परिणाम आने में समय लगता है। अगर 5 साल 6 साल 6 महीने 10 महीने से बंगाल में आरएसएस काम कर रही थी लेकिन चर्चा नहीं होने दे रही थी, तो चर्चा की जरूरत नहीं होती, काम होना चाहिए। और इस ढंग से पंजाब में भी चल रहा है। और पंजाब में 2-3 बातें जरूरी है। एक बात तो रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। दूसरी बात ड्रग्स से छुटकारा जरूरी है, ये बहुत सारे पेरेंट मानते हैं, तो उनको कन्वर्ट करने का काम शुरू हो गया। लेकिन जिस दिन सत्ता हाथ में आती है उसमें फोर्सफुली किया जाता है। तो वो भी चल रहा है कि पंजाब में सत्ता परिवर्तन हो, और मैं मानता हूं कि केजरीवाल वगैरह भी उसमें योगदान करेंगे, क्योंकि वो जितनी मूर्खता करेंगे उसका फायदा उसमें मिल जाएगा। होता है। देखो अपोजिशन से जितना गुस्से में आकर, आज बंगाल हम देख रहे हैं तो फाल्टा देखो, मुझे लगता है कि फाल्टा ये सबसे बड़ा सबूत है। फाल्टा में आप फाल्टा का वोटिंग परसेंटेज देखो कि वो जहांगीर खान था, उसने विड्रॉल कर लिया, तो 2 दिन में पूरे फाल्टा में लोगों को पता चल गया है विड्रॉ कर गया। तो हमको बीजेपी को अगर देना नहीं है तो उन्होंने सीपीएम को वोट दिया। और उसी तरीके से दूसरी तरफ पूरा का पूरा हिंदू पोलराइज होकर
कंसोलिडेट होकर वोट बैंक बनकर खड़ा रहता है, तो आप समझ सकते हो कि पूरे देश में ये वोट बैंक बन रही है, बन गई है। हाँ, उसका परिणाम आने तक भी रुकना चाहिए। तो मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ कि भाई इसका इफेक्ट हमें कब मिले। शायद हमारी जिंदगी में ना मिले, हमारी उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए सेफेस्ट रास्ते पर हम निकल पड़े। तो पंजाब भी बदल सकता है। अगर पाकिस्तान तक ये सुनामी जाकर पहुंची है और लाहौर में 13 जगहों का नाम हिंदू या सिख बनाया गया, तो वो सबसे बड़ा सिग्नल है कि सिर्फ बंगाल के, और इसलिए आपको याद होगा कि मैंने बंगाल, ये आने वाले समय में सनातनी इजराइल बनेगा ऐसा भविष्य किया मैंने। तो वो बंगाल भी पहुंच गया है, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक पहुंच गया है। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।